जय हिंद बच्चों। वेलकम बैक टू एकांत द परफेक्ट क्लासेज। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश सेक्शन के अनसीन पैसेज को देखेंगे। अनसीन पैसेज जो सबसे ज़्यादा कठिन और सबसे ज़्यादा लेंदी माना जाता है। अनसीन पैसेज 20 मार्क्स के हमारे एग्ज़ाम में आएंगे और दो डिफरेंट टाइप के अनसीन पैसेज हो सकते हैं। मे भी एक केस बेस्ड हो और मे भी एक जनरल प्रैक्टिकल इशू पे हो। ठीक है, इसमें आपको मे बी केस बेस्ड में आपको एक केस दे दिया जाएगा और उसको इलिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेटेड टू इशू इन आवर इन्वायरमेंट। तो हम लोग देखेंगे दोनों टाइप के इसको देखेंगे। आप लोगों ने कमेंट किया था कि इस सेक्शन में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि इस पे एक वीडियो आना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग के पास दे दूँ ताकि आप जो 2 से 3 दिन आपके जो बचे हैं उसको आप बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर सकें। याद रहे, मैं फिर आज आपको एक अप्रोच बताऊंगा, प्रैक्टिस आपकी काम आएगी। किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से बनाना है, ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। अभी आप मेरे साथ 2 पैसेज सॉल्व कर लीजिए और एटलीस्ट मेरा अप्रोच देख लीजिए कि कैसा अप्रोच करके आप नूब से प्रो बन सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सफिशिएंट है 20 मार्क्स गेन करने के लिए, बशर्ते आपको ये जानना होगा कि कहाँ कहाँ कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं और कहाँ कहाँ हम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है। ये वाला जो सेक्शन है, पैसेज वाला जो सेक्शन है, ये बड़ा ही लेंदी प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो इसमें आंसर नहीं मिलता और दूसरा ज़्यादातर तो ये छूट जाता है। ज़्यादातर ये छूट जाता है और लास्ट में बच्चे कुछ से कुछ लिख के कॉपी भरने के चक्कर में कुछ भी लिख के आ जाते हैं। तो पहला अप्रोच तो 15 मिनट जब आपको सील्ड पेपर मिलेगा तो उस सील्ड पेपर के बाद 15 मिनट आपको पेपर व्यू के लिए 15 मिनट आपको मिलता है। उस बीच में आप पैसेज का काम कर लें, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था। सबसे पहले आप उसे पढ़ लें। उसे पढ़ने के बाद ये देख लें, ये सुनिश्चित कर लें कि फर्स्ट मैं किसे अटेम्प्ट करूँगा और उसके बाद किसको अटेम्प्ट करूँगा। तो बाकी सब बात को ध्यान में रखते हुए एक पैसेज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारा पैसेज जो है ये अभी जनरल इशू पे है। ठीक है, जनरल इशू पे ये हमारा प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग केस बेस पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके का अप्रोच रहना चाहिए। मैंने बोला था कि जब भी हमारा अनसीन पैसेज आए, रीडिंग आए, तो आपको रीडिंग नहीं करने लगना है। आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पे जाना है जहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुई है। यहाँ पे कहा गया कि एनी 5 क्वेश्चन आप आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ज़रा सा ओवरव्यू करते हुए पढ़ लेते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डू यू थिंक दैट द नेचुरल प्रोसेस लाइक ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इतने से तो पता चल गया कि वॉल्केनिक इरप्शन, इसको मार्क कर लें कि जब भी ये चीज़ हमको पैसेज में मिलेगा तो वहाँ पे या तो सर्कल या तो मार्क कर लें। साथ में पेंसिल या पेन ज़रूर लेके जाएं। उसके बाद ओजोन लेयर, ये लग रहा है इम्पॉर्टेंट, हमारे पैसेज में कहीं ना कहीं ये दिखेगा तो वहाँ भी हम लोग वो कर लेंगे। इरप्शन, ये सब आपके माइंड बिहाइंड द सीन चलना चाहिए। ठीक, डू नॉट इंक्रीज क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट। बस क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कि अगर वोल्केनिक इरप्शन, ओजोन लेयर, उसके बाद क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन, अगर इस टाइप का वर्ड आएगा तो ये आंसर बन जाएगा। दूसरा, नॉट ऑल क्लोरीन एंड ब्रोमीन सोर्स कंट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिप्लेक्शन। मतलब ओजोन लेयर डिप्लेक्शन के बारे में हमको कुछ लिखना है।
तो जब भी हम वहाँ देखेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लेक्शन के बारे में कुछ लिखना है तो ये चीज़ वहाँ से हम लोग उठाएंगे। उसके बाद ODS का फुल फॉर्म, तो मतलब अब देखेंगे कि ODS कहीं तो होगा पैसेज में, और जहाँ होगा वहाँ समझ जाएंगे यहीं से लिखना है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ CFC, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होगा। अब देखेंगे पैसेज, अभी पैसेज मैंने भी नहीं देखा है, अब पैसेज देखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी ये होगा। तो ये वाला बात जब भी आएगा 1917 जरूर पैसेज में होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो उस जब वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो जब वो पैसेज पढ़ेंगे तो डायरेक्ट वो 4 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 5 है राइट टू डिफरेंट वे टू कंट्रोल ओजोन डिप्लेक्शन। ये आपको इसी में ओजोन डिप्लेक्शन में ही मिल जाएगा जो यहाँ था। उसका नेम द रीजन मेंशन इन द पैसेज वेयर ओजोन डिप्लेक्शन यूजुअली ऑकर। ये भी देखते हैं, ऐसे तो बनाना नहीं है, 5 ही बनाना है, बट छठा भी मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। अब इतना काम आप 15 मिनट पहले कर चुके हैं, इस बीच में आपको लिखना नहीं पड़ता है कॉपी में, आपको बस क्वेश्चन देखना पड़ता है। तो दोनों पैसेज, फ़िलहाल तो एक पैसेज ख़त्म करके इतना आप कर लें। उसके बाद कूल माइंडेड, ठीक है, पैसेज को पढ़ें एकदम कूल माइंड। ध्यान रहे अगर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा तो उस समय छोड़ दें पढ़ना। पूरे 5 मिनट का कंसंट्रेशन आपको इस पैसेज में भी 10 मार्क्स दे के जाएगा, क्योंकि अभी जो पैसेज आप पढ़ने वाले हैं इसमें आपका बहुत बार ध्यान भटकेगा। आप बीच बीच में अनकॉन्शियसली, आपको भी पता नहीं चलेगा, आप बस पढ़ तो रहे हैं बट क्या पढ़ रहे हैं आपका दिमाग अंडरस्टैंड करना, समझना भूल जाएगा। फिर अचानक उसी फेज में तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि अरे मैं तो ये पैसेज पढ़ रहा था, यहाँ से फिर नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये अटैम्प्ट आप रीअटैम्प्ट ये ऐसा करते करते आप लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इससे। तो बस 5 मिनट का कंसंट्रेशन, इसलिए मैंने कहा कि अगर उस समय कंसंट्रेशन 5 मिनट का स्टार्टिंग पीरियड रहता है तो कंसंट्रेशन रहता ही है, उस समय 5 मिनट आप ध्यान से पढ़ लें। और पढ़ना एकदम नेचुरली है, नॉर्मली पढ़ना है हम लोगों को। जैसे कैसा अप्रोच होगा देखते हैं। 5 मिनट में सॉल्व होगा ये पैसेज। याद रहे पैसेज में बच्चे क्या करते हैं, पैसेज में आंसर ऐसे लगाने लगते हैं कि इसका आंसर क्लोरीन से लेके स्ट्रेटोस्फेयर से होगा। बच्चे एक दूसरे से पूछते भी हैं कि क्या तुमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, तो दोस्त भी उसके हिंट्स देते हैं कि हाँ पैराग्राफ के क्लोरीन से लेके एटमॉस्फेयर तक लिख दो, आंसर यही है। तो इसीलिए आपको मार्क्स कम मिलता है, क्योंकि पैसेज इज जस्ट अबाउट, पहला चीज़ अंडरस्टैंडिंग द थीम। अब जो आप ये पैसेज पढ़ेंगे इसका मेन फोकस यही है कि आपको थीम समझना है। अगर आपने थीम समझ लिया मतलब इस पैसेज को आपने क्रैक कर लिया। थीम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप बनाएंगे, जो आंसर आप बनाएंगे वो आपका ऑन लैंग्वेज होगा। बात इनकी होगी, बात पैसेज की होगी, बट लैंग्वेज हमारा होगा। तो देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। और बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग करते हैं कि इसको बनाया कैसा जाए। तो जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर यहाँ से नहीं समझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दूँ। अभी तो ये अप्रोच है कि आप समझ जाएं कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्टली आपको कूल माइंड से, जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो अब आपको पैसेज रीड करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स comes into contact with ozone in stratosphere। आपको जो भी वर्ड याद होगा क्वेश्चन का, वहाँ जो आप सर्किल किए थे यहाँ भी सर्किल कीजिए, ठीक है। दे डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है यहाँ तक। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्हेन क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स कम्स इन कॉन्टैक्ट, जब क्लोरीन और ब्रोमीन एक साथ आते हैं, ठीक है, विथ ओजोन, ओजोन के साथ, कौन से, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो क्या होता है कि ये दे डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स, ये ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं,
डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय ओवर इतना ओजोन मॉलिक्यूल्स। अब इतना, इसको आप सर्कल कर लें, क्योंकि डिजिट वाला चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है, और वैसा वर्ड जो आपके क्वेश्चन में है और पैसेज में है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। बिफोर इट इज़ रिमूव फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉय मोर क्विकली दैन इट इज़ नेचुरली क्रिएटेड, ठीक है। ओजोन जो होता है बहुत जल्दी से बर्बाद होता है, ख़त्म होता है, पतला होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली क्या करते हैं, इसको अगर क्रिएट करते हैं। जैसे CFC जो है हमारे ओजोन लेयर को थीन करता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ में आ रही है कि बात तो हमारा इंट्रोडक्शन से चल रहा है कि ओजोन लेयर क्या है, कौन से स्ट्रेटोस्फेयर में वो अफेक्ट करता है। अब मैंने कहा था कि 90-70 ज़रूर होगा हमारे पैसेज में, तो देखिए यहीं पे है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो वहाँ बनेगा ही यहाँ से। तो इन द 1970 कंसर्न अबाउट द एफर्ट ऑफ ओजोन डिप्लेक्शन सब्सटेंस, ODS याद आया, ये भी है ODS डिफ्लेक्शन सब्सटेंस। लेकिन आंसर यहाँ से नहीं आएंगे, आंसर आपको खुद बनाना पड़ेगा। ऑन द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर प्रमोटेड सेवरल कंट्री इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट। मतलब इस ODS को, ओजोन डिप्लेक्शन सब्सटेंस को कम करने के लिए, जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को बचाने में सेवरल कंट्री आगे आए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, और बैन द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और CFC को क्या किया गया है, बैन किया गया है, क्योंकि CFC क्या कर रहे हैं, हमारे ओजोन लेयर के परत को क्या कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, ठीक। एरोसोल, प्रोपेलेंट्स, एरोसोल आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्लास 9 में आप पढ़े हैं एरोसोल क्या होता है, और प्रोपेलेंट क्या होता है, ठीक है। ये होता है जैसे लिक्विड प्लस सेमी सॉलिड इज कॉल्ड एरोसोल, ठीक है। इस टाइप के उसको हम लोग एरोसोल कहते हैं। तो इस तरीके का चीज़ फॉर्म होता है। हाउएवर द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ CFC एंड other ODS continue to grow rapidly as new use were found for 3 chemicals in refrigerator, fire suppression, foam insulation and other appliances। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1970 में UN ने इस सब चीज़ पे बैन किया था, और उसके बाद आजकल ये रैपिडली ये सब चीज़ में यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि सम नेचुरल प्रोसेस सच एज ह्यूज वॉल्केनिक एरप्शन, ये तो हमारा मानव के द्वारा अभी तक हो रहा था। अब नेचुरली वॉल्केनिक इरप्शन कैन हैव एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन ओजोन लेवल, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल माउंट पिनाटोबो, ठीक है। माउंट पिनाटोबोज 1991 इरप्शन डिड नॉट इंक्रीज स्ट्रेटोस्फेरिक chlorine concentration but it did produce large amount of tiny particles called aerosol, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि MT मतलब माउंट पिनाटोबो कोई पर्वत है, कोई माउंटेन है, जो 1991 में इरप्शन हुआ था, और इरप्शन से क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन जितना नहीं बढ़ा था, उतना ज़्यादा जो है टीनी पार्टिकल किस चीज़ के, एरोसोल्स के बढ़े थे, डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोडक्ट नोन एज एरोसोल। These aerosols increase the chlorine effectiveness and destroy ozone. The aerosols in the atmosphere create a surface on a CFC-based chlorine can destroy ozone. However, the effect of volcano is short-lived. इफ़ जो वोल्केनो का इफ़ेक्ट होता है बहुत कम देर के लिए होता है, बट उससे जो हमारे धुआं और पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन तो नहीं, जो गैसेज निकलती है वो हमारे ओजोन लेयर को जाके हार्म करती है। तो ये हमारा कॉजेज जो हो गया, ये नेचुरल कॉज हुआ, ये हमारा नेचुरल कॉज हुआ। और आर्टिफिशियल कॉज जो हम लोग रेफ्रिजरेटर, कूलेंट, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें यूज करते हैं, तो वो सब हमारा वो हो गया। अब जब 4 पॉइंट पे आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि नॉट ऑल क्लोरीन एंड ब्रोमीन सोर्स कंट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिप्लेक्शन। मतलब सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को, ब्रोमीन के पार्टिकल्स
ओजोन लेयर को डिप्लेक्शन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द क्लोरीन फ्रॉम स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाला जाता है। किस लिए डाला जाता है? ताकि हमारा पानी क्या हो, वो एंटीबैक्टीरियल मतलब इन्फेक्टेड ना हो। अगर ज़रा सा मैं पुरानी बातें कनेक्ट करूं तो क्या बता सकते हो कि क्लोरीन से कौन सा ऐसा चीज़ बनता है जो इनहेल करने पे आदमी बेहोश हो जाता है? चलिए छोड़ी, साइंस को नहीं पढ़ना अभी हम लोग ध्यान देते हैं इंडस्ट्रियल प्लांट्स, सी साल्ट, उसमें क्लोरीन यूज होता है, एंड वोल्केनोज डज नॉट रीच द स्ट्रोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे आप स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन डालते हैं, क्या वो एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर डिप्लेक्शन कराता है? बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है वो नहीं कराता। कभी कभी ब्रोमीन क्लोरीन भी क्या होते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लेक्शन नहीं कराते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस से रिलीज हो रहा है। इन कॉन्ट्रैक्ट ODS are very stable. ODS are very stable and do not dissolve in rain. ODS क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं और रेन में जल्दी डिजॉल्व नहीं होते हैं। दस देयर इज़ नो नेचुरल प्रोसेस डेट रिमूव द ODS फ्रॉम द लोअर एटमॉस्फेयर। यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ तक हम लोग समझ गए। अच्छा, यहाँ तक आपको एग्ज़ाम में ना समझ में आए तो कोशिश कीजिए ऊपर से वो करने का। और ये मैं एक वीडियो और जब अगला वीडियो बनाऊँगा एक इसी पे पैसेज बताने में, तो बता दूंगा कि सर 3-4 बार पैसेज पढ़ लिए, नहीं समझ में आया, तो एट लास्ट क्या करें? छोड़ तो नहीं सकते, तो वो भी मैं बताऊंगा। बट अभी तक तो अच्छे से समझ रहे हैं, अप्रोच भी बेहतर होगा। पहला पॉइंट जो होगा, ये 5वां पॉइंट जो होगा वो है, वन एग्जाम्पल ऑफ ओजोन डिप्लेक्शन इज एनुअल ओजोन दैट इज होल ओवर अंटार्कटिका हैज ऑकर्ड ड्यूरेशन द Antarctica spring since the early 1980. This is not the hole through the ozone layer, but rather a large area of stratosphere with extremely low amount of ozone. इसमें भी इसी के बारे में कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका में, ठीक है, वहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लेक्शन दिखा जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ के टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो रहे हैं, बहुत ही डिक्रीज हो रहे हैं, और बर्फ़ क्या हो रही है? पिघल रही है। ठीक है, ओजोन डिप्लेक्शन इज नॉट अ लिमिट टू द एरिया ओवर द साउथ पोल। सिर्फ साउथ पोल में ही ओजोन डिप्लेक्शन नहीं है। रिसर्च हैज शोन दैट द ओजोन डिप्लेक्शन ऑकर ओवर अ लैटिट्यूड दैट इंक्लूडेड नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, मच ऑफ द अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। मोर informative about the global extent of the ozone depletion can be found in scientific assessment of ozone depletion 2018 developed by the UN Environment Program। ठीक, पढ़ लिया सर मैंने, समझ लिया मैंने, अब क्या करूं? अब अपने माइंड से पूछना है व्हाट विल बी द थीम। थीम क्या होगा? तो थीम ये होगा कि इसमें हम लोग ओजोन के बारे में पढ़े हैं और ओजोन क्या क्या इफ़ेक्ट करता है नेचुरली और आर्टिफिशियली। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ओजोन सिर्फ इफ़ेक्ट ही नहीं करता, कभी कभी वो इफ़ेक्ट नहीं भी करता है, और ब्रोमीन वो भी कभी कभी इफ़ेक्ट नहीं करता। फिर हम लोगों को UNA के बारे में कहा गया, और ये कहा गया, ओवरऑल थीम हम लोग का ये बन के आ रहा है कि ओजोन लेयर बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। हमेशा लॉ बनते आए हैं, ठीक है, और ये पूरे होल कंट्री को इफ़ेक्ट करते आया है। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो ओजोन लेयर से डिसइंफेक्टेड हो। ठीक है, वो उसके चंगुल में है ही। इसके बारे में ये थीम है, इतना ही थीम काफ़ी है समझने के लिए आपको। समय समय पे UN आगे आके इसके बारे में कुछ बड़ा स्टेप उठाते आया है और आगे भी उठाता आएगा। तो अब हम लोगों ने थीम समझ लिया, तो अब क्वेश्चन बनाना है। अब क्वेश्चन कभी भी आपके ऊपर के पैसेज बेसिस पे ना होना चाहिए। मतलब कि पैसेज बेसिस कहने का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर होगा, कभी ऐसा ना करें। ठीक है,
तो अप्रोच कैसा होगा, देखें आंसर बड़ा ही ईजी है, ठीक है ना। आंसर कैसे लिखा जाता है मैं वो बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट द नेचुरल प्रोसेस लाइक ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इवन इफ द इरप्शन डू नॉट इंक्रीज क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट। क्या आपको इसका आंसर मिल रहा है? हाँ, इसका आंसर आपको यहाँ पे है, वॉल्केनिक इरप्शन के पास। सच एज अ वॉल्केनिक इरप्शन वी हैव अ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन ओजोन लेवल। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ये कहा था कि ये तो नॉट इंक्रीजेज इरप्शन do not increase stratospheric chlorine concentration but it produce a large amount of tiny particles called aerosol। ठीक, तो यहाँ से आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हम ऐसे बना सकते हैं, वहाँ का आंसर लेना नहीं, बस रेफरेंस लेना है। तो आंसर हमारा ये बनेगा कि सम नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, सम नेचुरल प्रोसेस लाइक वॉल्केनिक, सम नेचुरल process like volcanic eruption do not affect ozone layer directly। ठीक है, बिकॉज ये हम क्वेश्चन से ही लिए हैं, बिकॉज दे डू नॉट इंक्रीज क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन, इंस्टेड दे दिज इरप्शन इंट्रोड्यूस एरोसोल इन द एटमोसफेयर। ठीक है, which may a ये लाइन जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ के रेफरेंस से लेते हैं, which वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे मिलेगा हमारा ये पॉइंट। ठीक है, which make a layer of chlorine to react extremely with a ozone layer। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस पैसेज का थीम अभी समझ गया हूँ, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूँ। मे भी हो सकता है कि ऐसा आंसर पैसेज में भी ना हो और इतना बेहतर आंसर मिल रहा है अभी। ठीक है ना, तो आपको बस ये समझना है। अच्छा सर, आपने तो समझ लिया, एग्ज़ाम में कैसे समझे? तो एग्ज़ाम में आप ये तो समझ सकते हैं कि इस आंसर के लिए थर्ड पैराग्राफ को ही पढ़ना है, तो इसको एक बार फिर से आप पढ़ लें, इसको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लें और उस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 3 का थीम निकाल लें, डिवीज़न बाय डिवीज़न करते जाएं। ठीक है, कंसंट्रेशन तो लगेगा ना, इधर उधर बात करना है, इसलिए मैंने कहा है कि इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये टाइम भी लेगा और ये आपका दिमाग भी ख़राब करेगा। तो दिमाग पहले ख़राब करना है, क्योंकि लास्ट तक तो ऑटोमेटिक पेपर लिखते लिखते दिमाग ख़राब ही हो जाता है। उसके बाद अगर ये हम लोग देख लिए तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, नॉट ऑल क्लोरीन एंड ब्रोमीन सोर्स कंट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिप्लेक्शन। बस वही वाला स्विमिंग पूल वाला याद कीजिए, कहाँ है, मेरे से पहले आप लोग को दिख रहा होगा स्विमिंग पूल वाला बात कहाँ था, यहाँ पे बात था कि ओजोन ये क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो होता है ये जब स्विमिंग पूल में यूज करते हैं तो इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाता, इंडस्ट्रियल प्लांट में यूज करते हैं तो ओजोन लेयर में इफ़ेक्ट नहीं करता, सी साल्ट में जब यूज करते हैं तो ओजोन लेयर में नहीं होता। ठीक है, तो इसको आंसर लिखने के लिए देखिए अप्रोच अपने लैंग्वेज में ही लिखना है, सेल्फ लैंग्वेज में। अगर आप बहुत सारे बच्चे अभी क्या करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम में क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक काम करो, ज़रा से एग्जामिनर को ये जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको लगे कि आंसर ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ लिख दो बस, और फिर बोलेंगे नंबर नहीं आया इंग्लिश में। ठीक, ऐसा अप्रोच बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे भले ही आंसर यहाँ हमारे इसमें दिख रहा है, ठीक है, बट हमारा खुद का अपना जैम होना चाहिए। लिटरेचर बोलता है अपना आप खुद का जैम दें, किसी का जैम नहीं। जैम मतलब कि आपका अपना कुछ खासियत है, उस चीज़ को आप उसका तड़का लगाएं अपने आंसर राइटिंग में। और ये लिटरली 20 मार्क्स जो होता है इंग्लिश पेपर का सबसे हार्ड सेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे मंथन करना है, आपको यहाँ पे डिटेल्ड व्यू देना है,
उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी बड़ा ही इजी पेपर है, और वो बेहतर जाएगा भी जब आपका ये बेहतर जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर मायने रखता है। 20 नंबर आपका एटलीस्ट 4% बढ़ा या घटा सकता है आपके ओवरऑल परसेंटेज में। तो इसको ध्यान से आप लोग प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, नॉट ऑल क्लोरीन एंड ब्रोमीन सोर्स कंट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिप्लेक्शन। यहाँ तक अगर हम लोग आ चुके हैं तो हम लोगों को आंसर वहाँ मिल गया है, लिखना आपका काम है, ठीक, कैसे लिखना है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं एक बता देता हूँ। जैसे इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वहाँ से मैंने जो देखा, तो नॉट ऑल क्लोरीन एंड ब्रोमीन सोर्स डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर एज द ग्राउंड लेवल, ठीक है, एंड ब्रोमीन कैन नॉट रीच द अपर स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर तक वो नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए क्या करता है, वो ओजोन लेयर डिप्लेक्शन नहीं करता। बस इतना ही। अब हमारा ओडीएस तो बड़ा सिंपल है, ऊपर ही देखा है हम लोगों ने। एक मिनट, हाँ, ऊपर ही देखा है हम लोगों में ओडीएस क्या होता है। बस यहाँ मिल गया हमारा ओडीएस। अब इसको फिर से पढ़ लीजिए आप, अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो देखो एक बार इसको फिर से पढ़ लें कि ओडीएस के बारे में क्या कह रहा है, कि ओडीएस स्टैंड फॉर ओजोन डिप्लेक्शन सबस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक हो गया। व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विथ ओजोन, ठीक है, इट स्टार्ट रिएक्टिंग विथ ओजोन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। One atom of ODS can destroy up to, ठीक है, इस दोनों को मिलाते हुए CFC। अब इसके बारे में लिखना है डिटेलिंग, तो इसके बारे में डिटेलिंग हमारे पास यहाँ पे है। तो 1 क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉय ओवर 1000 ओजोन मॉलिक्यूल्स बिफोर इट इज रिमूव फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। सॉरी, इतना हमारा काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि why did the global production of CFC not stop after being banned as aerosol propellants in the 1970s? फट से 1970 देखेंगे और सीधे 1970 के पास जाएंगे, हमारा आंसर यहीं पे है। अब इसका थीम जानेंगे, अब इसको फिर से पढ़ेंगे और फिर से इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अगर नंबर उठाना है आपको वहाँ देख के एकदम पूरा मंथन करना पड़ेगा, आपको पेन लेके बैठना पड़ेगा, आपको कौन सा हिंट्स कहाँ आ रहा है आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 1970 में जाए, द प्रोडक्शन ऑफ अगर आंसर देखा जाए 1970 का, तो प्रोडक्शन में इसके अकॉर्डिंग ये थीम तो समझ गया हूँ कि यूनाइटेड स्टेट में क्या हुआ था, एक फिर से रूल लाया था जो बैन किया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ CFC एंड द ODS कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली, न्यू यूज वेयर फाउंड फॉर केमिकल्स, ठीक है। उसके बाद नया केमिकल्स फाउंड हुआ था रेफ्रिजरेटर के लिए, फायर सप्रेसर के लिए। तो इसके लिए फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वाई डिड द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ CFC नॉट स्टॉप आफ्टर बीइंग अ बैंड एज एरोसोल प्रोपेलेंट इन 1970। जब CFC बैन हो गया था, फिर एरोसोल पोल्यूटेंट क्यों 1970 में यूज किया जा रहा था, तो वो इसलिए यूज किया जा रहा था कि इन 1917 द प्रोडक्शन ऑफ ODS वाज बैंड, ठीक है, यहाँ देख लीजिए 1917 द production of ODS was banned and aerosol propellant due to rising awareness of deflection ozone। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ CFC did not stop because people around the world found it। people around the world में कौन कौन आ जाएगा, अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो भी हमारा था, ये जो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या था, यहीं पे होगा अमेरिका, वेट अ मिनट, हाँ ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक, ये सब जो वर्ल्ड के जो कंट्री थे, फाउंड इट यूजफुल इन मैनी न्यू एप्लीकेशन बिसाइड एरोसेल प्रोपेलेंट। सो द प्रोडक्शन ऑफ CFC कंटिन्यू एंड नाउ बीइंग यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक रेफ्रिजरेटर, फायर सप्रेसर एंड फोम एक्सटिंग्विशर। यहाँ तक
कोई दिक्कत नहीं है, एंड अदर एप्लायंस। तो आपको कौन सा वर्ड कहाँ से लेना होगा, कुछ वर्ड मैंने यहाँ से लिया, ठीक, कुछ वर्ड मैंने यहाँ से लिया, इसीलिए ले पा रहा हूँ, इसीलिए बेहतर ढंग से इसे सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने थीम समझ लिया है, क्योंकि मैंने थीम समझ लिया है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है और क्या ही पूछेगा इसके आगे। इसके आगे हमारा क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंट वे टू कंट्रोल ओजोन डिप्लेक्शन। अब आप ही बताओ, आपने जस्ट अभी पढ़ा है कि जो ओजोन डिप्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक, इस लाइन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद द टू, अगर चाहें आप लिखना तो ये लिख सकते हैं कि टू डिफरेंट वे टू कंट्रोल ओजोन डिप्लेक्शन आर एज फॉलो, ठीक है। तो आर एज फॉलो, तो अगर पॉइंट वाइज देना है तो पॉइंट वाइज, या तो ऐसे ही लिखिए, वी नीड टू अवॉइड प्रोड्यूसिंग गैस, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि गैस से ही क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन हो रहा है। ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा पैसेज में, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद का लिखना है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कि हाँ ये थीम समझ चुके हैं, तो यही बात होगी कि वी नीड टू अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ गैसेज डेट आर हार्मफुल टू ओजोन लेयर, क्योंकि गैस से ही हो रहा है। उसके बाद वी शुड यूज फ्यूअर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे CFC, रेफ्रिजरेटर बहुत कम यूज करेंगे, अबाउट पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, ये हमारा कॉमन सेंस है जो हम थीम पढ़े हैं ऊपर से। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन लास्ट, हालांकि सॉल्व तो करना 5 ही है, बट अगर छठा भी किसी को अगर सॉल्व करना हो तो छठा अगर सॉल्व करेंगे तो नेम द रीजन मेंशन इन दिस पैसेज वेयर ओजोन डिप्लेक्शन यूजुअली ऑकर, ठीक है। अब ये बताना है, तो डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन कहाँ है, यूजुअली कहाँ ऑकर हुआ था, ऑकर ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग, फिर से हमारा देखिए हमारे कंट्री का नाम कहाँ कहाँ है, तो हाँ कहाँ हुआ था, नॉर्थ अमेरिका हुआ था। इसीलिए बोला था मैंने कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो होते हैं, कंट्री नेम, डेट, टाइम अगर आ जाए, परसेंटेज आ जाए, तो इन सब को क्या करें, हाईलाइट करके रखें, क्योंकि वो इसलिए दिया है क्योंकि उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा। तो लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग एशिया, सारे कंट्री का नाम, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मच ऑफ द अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इतना करके हमारा 10 मार्क्स आ जाएगा, और इसे सॉल्व करने में आपके साथ सॉल्व किया हूँ तो इतना टाइम लगा है, ठीक। अगर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे डेली, आज आप लोगों का मे बी 2 to 3 डे बचा हुआ है, अगर डेली भी एटलीस्ट आप 2 प्रैक्टिस अगर करते हैं तो 3 दिन में 6 पैसेज आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, और 6 पैसेज बहुत होता है इस तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में। बस आपको थीम समझना है, याद रहे, और लिखना अपने लैंग्वेज में है। ये 2 काम करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम। पहला चीज़ याद रख लीजिए, दिमाग में होना चाहिए कि थीम, ठीक, और दूसरा चीज़ ये कि हम लोगों को क्या करना है कि जो लिखेंगे वो हमारा ऑन लैंग्वेज होगा, खुद के लैंग्वेज में हम लोग इसे लिखेंगे। बाकी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खूब मेहनत कीजिए, हाँ, और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, बाहर ज़्यादा ना जाएं, गाना अभी ज़्यादा सुने, क्योंकि गाना हमारे माइंड को एक अच्छा सिग्नल भेजता है, और माइंड अभी अच्छे सिग्नल के साथ ही रहे तो अच्छा है। अच्छे से पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, और मेहनत जारी रखें, और विश्वास रखिए आप बहुत बेहतर करेंगे। इसी के साथ अगर इसमें, इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताएं, और भी मैं 1-2 पैसेज आपको सॉल्व करवा दूंगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, थैंक यू टू ऑल।